हाँ, इजी चैप्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे इसमें, क्या क्या हम चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मोल फ्रैक्शन हो गया आपका, मोलरिटी हो गया, मोललिटी हो गया, है ना। आगे काम आने वाले हैं ये इस चैप्टर में, परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, पढ़ रखा है हेनरीज लॉ, ठीक है। हाँ, उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, है ना। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो फाइनल रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो आपका हट चुका है, तो वो हम नहीं देखेंगे, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। पता नहीं सीबीएसई वालों ने जो भी टफ टफ चीजें ना वो तो सारी हटा दी, ठीक है। सब इजी इजी जो चीजें बची है वो आपके सिलेबस में है। हाँ, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है इस चैप्टर में से, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंफर्म है आना है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले वो। उसके अलावा कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन लाइक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें डिफरेंसेस बताओ, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आना इसमें से कंफर्म है, ठीक है। हर साल यही पूछा जाता है कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रिपरेशन करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, क्या है होता है सॉल्यूशन, किसी को पता है? हाँ, बस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता है ना क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब है ना, आप सपोज आपने एक कंटेनर ले रखा है, कंटेनर में वाटर और सॉल्ट को ऐड कर रखा है ना। अब अगर आप उसमें चाहे अपर वाले पार्ट में, जैसे आपने उसमें से 1 ml वाटर निकाला, चाहे वो टॉप में से निकालो या फिर बॉटम वाले पार्ट में से निकालो, ठीक है। चाहे आप वो 1 ml जो है वो या इस पार्ट से निकाल लो या फिर इस पार्ट से निकाल लो, है ना। दोनों में ही जितने भी मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा वो, तो वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, इन विच 2 or more than 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। और वो जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। एक फाइनल समझ रहे हो, एक वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताते हैं, और इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिल्टर पेपर लगा के इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होता, फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स, मैंने क्या बोला, 2 or more than 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स में एक होगा, हाँ हाँ, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहीं पे ही, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपके भी ये सब टॉपिक्स हटे हैं, और आपके तो ज्यादा टॉपिक्स हटे हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, लास्ट में आप लोग अभी तो जो पढ़ा रही हो ना उस पर ध्यान दो, लास्ट में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं क्लियर करवा दूंगी। वीडियो कैसे क्लियर नहीं आ रही है ये बताओ? अच्छा, विजिबिलिटी नहीं है क्लियर। अरे पहले मुझे ये बात बताओ कि वीडियो क्लियर है या नहीं है, क्या मतलब ब्लर आ रही है या फिर लाइट कम है? नहीं, रूम में लाइट तो सही है। अच्छा, लाइट कम है, लाइट जलाओ, कहाँ है लाइटें? यही है लाइट, तो कहाँ और कहीं कुछ दिख रही है क्या लाइट? से वही तो है बस, बाकी तो और तो ब्लर है और ऑटो फोकस। अच्छा ठीक है, रुको एक बार मैं सर को बोल देती हूँ। एक बार सोहम सर बाहर बैठे होंगे ना तो उनको,
हाँ हाँ हाँ, करवा रहे हैं। आवाज तो आ रही है ना? अभी तक कुछ लिखवाया है नहीं, अभी तो सुनो। हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करेंगे। एक तो चैप्टर भी सॉल्यूशन डाल देना, उसके बाद फिर हेडिंग डालना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज, आज ही चैप्टर शुरू हुआ है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन, it is homogeneous mixture of two or more than two components, two or more than two components. It is homogeneous mixture of two or more than two components in which individual substance in which individual substance will lose their identity. Individual substance will lose their identity and cannot be separated by, in which individual substance lost their identity and cannot be separated by physical methods. Cannot be separated by physical methods. मैं यहाँ पे वही चीजें लिखवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? सारा कुछ, सारी डेफिनेशन वगैरह पे नहीं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं लिखवाऊंगी यहाँ पे। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अदरवाइज तो कितने भी कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स में कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। अब ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या होता है कि आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है? सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? उसके बाद में आपको जैसे क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया होगा आपको कि 80 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन वाटर, समझ रहे हो? व्हेन 80 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? तो मतलब क्या आपको समझ में आया कि जो 80 ग्राम इथेनॉल है वो किसकी तरह काम कर रहा है? जस्ट सॉल्यूट की तरह। और किसमें वो मिक्स किया गया है, वो किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट, है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि हर बार वाटर ही एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज में होगा, ठीक है? वो आप लोगों को देखना है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं कि देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपको पूछ लिया जाए कि इसका क्या कंसंट्रेशन है, तो क्या बताओगे आप कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है? कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो क्या होगा? उसका कंसंट्रेशन होगा। समझे? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिखो, हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें लिखोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डैश करके लिखो, इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन is known as concentration, is known as concentration. नेक्स्ट पॉइंट बना के फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो है, फर्स्ट लिखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस पे मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, तो जिस स्टूडेंट को ये सब क्लियर हो जाएगा ना वही न्यूमेरिकल कर पाएगा। तो ध्यान से सुनो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुन लो, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में ऊपर सॉल्यूट आएगा और नीचे सॉल्यूशन आएगा, जबकि मोलरिटी में अलग होता है। मोलरिटी में क्या आता है? डिवाइड में सॉल्वेंट आता है, ठीक है? समझ रहे हो? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ऊपर सॉल्यूट आना है, नीचे क्या आना है? सॉल्यूशन आना है। और परसेंटेज, अब
क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे दिया तो क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको वेट बाय वेट दे दिया तो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की गई है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया क्वेश्चन में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम उन दोनों को ऐड करके फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना फॉर्मूला में। क्लियर हो गई बात, है ना, समझ गए कि ये आपको यहाँ पे वैल्यूज किस तरह से रखनी है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में मैं ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, क्वेश्चन करवा दूंगी एक। पहले आप सेकंड भी एक दो बता ही देती हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर उसके बाद उन पे क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको कैसे लिखोगे, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम को एग्जैक्टली सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो सॉरी, परसेंटेज है ना, यहाँ पे परसेंटेज है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 भी करना, इनटू 100 नहीं करोगे तो फिर गलत है आपका आंसर, है ना, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है वो। थर्ड आप लिख लो परसेंटेज, थर्ड लिखो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे एक बार, ये सारे ये परसेंटेज वाले हो गए ना, इन पे अब फिर क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज, हाँ, वेट बाय वेट, इसको कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ, नहीं देखो, आप लोगों को मिलीलीटर, ठीक है, आप लोगों को यूनिट वगैरह हो ना, देखो ग्राम और एमएल, इन्हीं में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, समझ रहे हो। इस चैप्टर में जो यूनिट्स हैं वो ग्राम और एमएल में होगी, है ना, ग्राम और एमएल में होगी। ग्राम मतलब वेट जो होगा आपका ग्राम में गिवन होगा, और वॉल्यूम जो होगा वो आपको एमएल में गिवन होगा। ठीक है, एमएल का एमएल में आंसर निकाल देना। ठीक है, वो मोलरिटी और मोलरिटी में आप लोगों को फिर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इनमें आंसर निकाल देना। क्वेश्चन लिखो सभी, क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ हाँ, आदेश कर दिया अब 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो मैं आप लोगों को क्या जल्दी से ये बताने के चक्कर में आपको 100 रह गया था, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट in aqueous solution of 30% weight by volume of urea if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन, हाँ कैलकुलेट करो, डेंसिटी गिवन है। अब देखो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, उससे आप कैलकुलेट करो। आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट बताना है आपको मुझे। थर्टी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम गिवन है आपको, ये दो चीजें गिवन है। दिमाग लगाना, सही से दिमाग लगाना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। पर अगर आप डेंसिटी, एक और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, बस जिस बच्चे को ये पता चल गया ना, अगर आप डेंसिटी जिसकी की भी गिवन है, अगर सॉल्यूशन की गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। हाँ, सही आंसर है 90। 90 आ गया। बाकी सब ट्राई करो। जो बताया है वैसे वैसे ही सॉल्व करना है। चलो एक मैं बता देती हूँ करके, एक मैं बता देती हूँ। जिसको नहीं बनाना कोई बात नहीं, अगले आप ये क्वेश्चन सही से समझ जाओगे ना, आगे वाले सारे कर दोगे। ये क्वेश्चन सही से समझ लो, एक क्वेश्चन सही से समझ लो, आप आने वाले सारे क्वेश्चन सही से कर दोगे। हाँ, एक क्वेश्चन सही से समझ लो, क्या बोल रखा है, 30% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 30। आंसर कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। आपको कितना दे रहे, गिवन है 30% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, 30 ग्राम, और वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बताओ, 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 100 ml। बोलो, मानते हुए बात, 30% वेट बाय वॉल्यूम मतलब, कहाँ गया ये हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 30% है ये, है ना, मतलब कि 30 तो क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, और 100 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। आप लोगों को क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये लिखने में मत डरना कि यार डेंसिटी, हम तो डेंसिटी करके लिखेंगे, नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे डेंसिटी सॉल्वेंट की गिवन है तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट, यहाँ पे भी सॉल्वेंट ही करोगे। ठीक है, यहीं पे मतलब मैं बिल्कुल इतनी बेसिक चीज बता रही हूँ ना कि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन समझ लो बस, एक क्वेश्चन से आपका फिर अब सारे के सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को लग रहा है डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, आंसर रख देंगे, हाँ आ जाएगा आंसर। डेंसिटी गिवन होती है, मोस्ट ऑफ केसेस में डेंसिटी ही गिवन होगी आपको, है ना, थोड़ा बहुत तो वो भी घुमाएगा ही सही। अब आपको क्या करना है, हाँ अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मैं कैलकुलेट कर लूं, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, डेंसिटी है ना इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 100। ठीक है, ये कितना हो गया 120 ग्राम। आपको ये पूछा है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो आपको पता ही है कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। मानते हुए बात, तो अब यहां पे क्या करोगे, सॉल्यूशन का कितना है 120, वेट ऑफ आपको सॉल्यूट गिवन है 30, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। इस तरह से आपको आपका आंसर एग्जाम में लिख के आना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आप देखो ना आपको क्या गिवन है, 30 इज इक्वल्स टू W/V/100 है। ठीक है, 100 को मैं इधर लेके आ जाती हूँ। अब क्लियर है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर की कॉलिगेटिव क्या, फोर्थ नंबर का कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अभी थोड़ा सा और कंसंट्रेशन टर्म में बता देती हूँ। अच्छा, नोट डाउन तो कर लिया था ना, या नहीं किया था, कर लिया होगा है ना, ये बाकी तो कर लेना अगर नहीं भी किया होगा तो। हाँ, दो तीन और कंसंट्रेशन टर्म बता देती हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारे कंसंट्रेशन टर्म फिर निकालना आप लोग। नेक्स्ट हम लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ लिखो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, समझ रहे हो। अब आपसे बोल दिया जाए कि वेट बाय वेट इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना इन 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समझे, वहां पे हम 100 लेते थे ना, वहां पे हम मल्टीप्लाई किससे करते थे 100 से। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 10 की पावर 6 से। समझ रहे हो, ये कब पार्ट्स पर मिलियन कब हम यूज में लेते हैं, ये है ना जब आप लोगों का जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में है,
समझ रहे हो, जब आपका सॉल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तब हम किसकी बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। जैसे हम वाटर की इम्प्योरिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे हम पीपीएम की बात करते हैं, वहां पे हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। ठीक है, वाटर में ऐसा तो नहीं कि जब बहुत कम जितने इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो वो क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, हम किसकी बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे वेट बाय वेट इन पार्ट्स पर मिलियन में डैश करके लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन लिखो, 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही वेट बाय वेट हो गया, वैसे ही अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे दे इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो आपको यही समझना है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे मोलरिटी। मोलरिटी आप सबको पता होगा, है ना, क्या होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर, हाँ, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लोगे आप, यहाँ लीटर में लोगे, अगर एमएल में ले लिया तो यहाँ पे इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इसमें, 20 ग्राम, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन, present in 250 ml of solution, present in 250 ml of solution, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलरिटी आपको पता है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट की जाती है, कैलकुलेट एम, कैपिटल एम, सोडियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है, 23, हाँ आंसर आ गया अदिति का, कृष्णा का, हाँ 2, ठीक है, 2 मोलर। कैलकुलेट करो, ये तो इजी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले, अरे यार यहाँ पे मोल पता है ना क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास आपको 20 ग्राम है, मोलर मास कैलकुलेट करो NaOH का 40, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 40 मोल्स आ जाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है, तो इंटू 1000 कर दोगे, कर दोगे ये क्वेश्चन। अरे देखो, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास। अब ये नहीं कि 40 कैसे आया, अब ये नहीं बताऊंगी मैं कि यार 40, इतना इतना बेसिक चीज तो कर लोगे, ठीक है ना, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20% HCl, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20% HCl बाय वेट, मतलब वेट बाय वेट, 20% HCl वेट बाय वेट प्रेजेंट इन, present in solution, present in solution if density of solution is, if density of solution is 1.02, density of solution is 1.02 gram per ml, gram per ml, calculate, calculate molarity of solution, calculate molarity of solution, करो कैलकुलेट,
ये तो कर दोगे कैलकुलेट? थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें। हाँ, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या बेटा? 5.5, 5.5 मोल पर लीटर। 5.5 मोल पर लीटर। कृष्णा चेक करो, आपने ये 0.05 कैसे कर दिया? आप क्या कर रहे हो? मोल पर लीटर में ले रहे हो, काई में ले रहे हो वैल्यू? मैंने आपको क्या दिया है? डेंसिटी ग्राम पर लीटर। बोलो। 5.5 ही आया। हाँ, सभी स्टूडेंट्स का आ गया क्या आंसर? देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया करो। 1 मिनट पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ। क्या दे रखा है? एक तो आपको 20% HCl बाई वेट दे रखा है, और क्या दे रखा है? डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.02 है ना, ग्राम पर ml। बस ये दोनों चीजें दे रखी है। कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता हमें तो, है ना, कुछ भी नहीं आता। आंसर कैसे लिखोगे? एक स्टेप से सुनना ध्यान से। आपको क्या दे रखा है? 20% HCl बाई वेट, बाई वेट, है ना। तो मतलब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। ये सबको क्लियर है? अब इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था मैंने। सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी किसकी दे रखी है? ये सॉल्यूशन की दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए? हाँ, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास में? 100। यही तो चीजें हैं, आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, इनमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है? 1.02। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ 10⁴ डिवाइड बाई 102। किस में आया? वॉल्यूम, ml में। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोलरिटी। मोलरिटी आपको पता है क्या होता है? मोलरिटी मास अपॉन मोलर मास, मतलब मोल्स। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। क्या होता है मोलरिटी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्यों, क्या लिखोगे? मास अपॉन मोलर मास। किसका? HCl का। मास कितना है? HCl ही है ना सॉल्यूट भाई आपके पास। हाँ, तो कितना हो जाएगा इसका मास? 20। HCl का आपको मोलर मास पता है? क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास। ऐड कर दो 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 102 इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 5.5 ही आ रहा ना कैलकुलेशन पे, या फिर 0.05 आ रहा है? कितना आ रहा है? 5.5 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कर लोगे अभी कैलकुलेशन? समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोलरिटी पे। नोट कर लो अगर, हाँ वही उधर का नोट डाउन करना है किसी को तो। मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m। यही पूरे चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्मॉल m ही काम आने वाला है। हाँ, ठीक है, मोलरिटी काम आने वाली है इस चैप्टर में। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए आपको मोलरिटी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, है ना। मोलरिटी आपको पता है क्या हो? क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट आया है। ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या आया है, सॉल्वेंट आया है। मोल पर केजीज की ऐसा यूनिट हो गई। हाँ, तो अब मोललिटी के बारे में बात कर चुके हैं, तो क्वेश्चन लिखेंगे मोललिटी पे। क्वेश्चन लिखो, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जिनको नहीं पता कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 40 प्रेजेंट इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोललिटी। करो कैलकुलेट। नहीं, चेक करो कितना, नहीं। हाँ, आगे आंसर, राज सिंह ने सही आंसर दिया है, अदिति ने कितना, 5 आंसर सही है। अरे बिल्कुल बेसिक से ही करो, जैसा मैंने बताया वैसे वैसे करके का खुद से भी तो ट्राई करो कि यार एक क्वेश्चन का आंसर हम भी निकाल के बताते हैं। देखो पहले क्या क्या गिवन है ना, वो चीजें लिख लिया करो, पहले क्या क्या गिवन है। हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, 5 आ गया। हाँ, आ गया आंसर, या फिर बताने के बाद वही सुन के कि हाँ, अच्छा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, है ना, ज्यादा कुछ वो फिर ज्यादा बहुत ज्यादा लेवल वाले हो जाते हैं, और भी आप फर्दर इसमें कुछ करो तो पर क्या ही करोगे, हैं फॉर्मूला तो यही है आपके पास में, ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी गिवन कर देगा वो आपको, है कि नहीं। आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या लिखोगे, मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, कितना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, 100, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको किस किस का दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटाओगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, इनटू क्या कर दोगे 1000, कितना आ जाएगा 5 मोल पर केजी, है ना, स्मॉल एम लिख दो या फिर मोल पर केजी। क्लियर हो गई बात, कर दोगे यहां तक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी आज की क्लास में बहुत काम आएगा, क्वेश्चन आपको करके बताना है मोल फ्रैक्शन पे, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जैसे सपोज दो कंपोनेंट है ए और बी की बात में कर रही हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स जो भी हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी है सब। अभी तो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ए और बी ही देखेंगे, है ना। अगर अदरवाइज और भी कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, 4-5 कंपोनेंट होते तो प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी ये सब कर देते हैं, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन होता है। और मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बी कितना लिखोगे, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है, बेस दोनों का सेम है। क्या ये बात मैं लिख सकती हूँ कि अगर सॉल्यूशन में ये दो ही कंपोनेंट हैं तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे इससे रिलेटेड, 46 ग्राम क्वेश्चन लिखो, 46 ग्राम of ethyl alcohol, 46 gram of ethyl alcohol mixed in 46 gram of ethyl alcohol
mixed in 90 gram of water, mixed in 90 gram of water, calculate mole fraction of, calculate mole fraction of alcohol and water, alcohol and water. हाँ आ गया आंसर, सुन लिया ना आंसर, अब तो अपना आंसर निकाल के बता दो। हाँ अदिति का आंसर आ गया है, अदिति ने दोनों आंसर्स दे दिए हैं, आदेश ने भी आंसर, आदिश ये कौन से का आंसर दे रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, कैलकुलेट कर लिया होगा ये तो सभी ने। 1/6 और 5/6 आ गया सबका आंसर? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं आया आंसर? अब देखो मोल तो क्या होता है, मास अपन, बेटा आप एकदम न्यूट्रल होके बैठे हो, किया आपने क्वेश्चन किया, आंसर आ गया? क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कहाँ पे, ये देखो फॉर्मूला तो लिख रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल, लिखना नहीं आता क्या? क्या होता है, C2H5OH, ठीक है समझ गए। और क्या गिवन था, एक तो 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल और अच्छा 90 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है आपको, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें सिर्फ मोल्स की तो वैल्यू रखनी है, मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो, ठीक है। C2H5OH का कितना आया, 46 कैसे आया, 46 पता है ना, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, इन दोनों के 1 1 रख लेना और फिर उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना ना। अब ये इतनी बेसिक चीज तो मैं भी बताने में थोड़ा मेरे को अजीब ही लगेगा कि मॉलिक्यूलर मास पढ़ा दी मैं 12th क्लास में, 2 महीने बाद तो एग्जाम है इनके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 46 डिवाइड बाई 46, और यहाँ पे भी वही 1 लिख दो डायरेक्ट ही, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 90 डिवाइड बाय 18, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप, एक मिनट क्या बताया, 1 आ गई बात समझ में, कैसे आया आप देखो यार, यहाँ पे कैसे काट के लिख दिया मैंने, डायरेक्ट 5 है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आया। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, कर लोगे तो क्वेश्चन लिखेंगे फिर। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मोललिटी निकालना आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वाली भी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का अगर मन हुआ तो इन पे भी क्वेश्चन दे दिया तो फिर वाह, तो बैठे रहोगे एग्जाम में, क्वेश्चन लिखोगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 28% by weight, an aqueous solution of 28% by weight of KOH is given full stop लगा के, if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml, फुल स्टॉप लगा के, फाइंड कैपिटल M स्मॉल m मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब कैलकुलेट करके बताओ, चारों क्वांटिटीज कैलकुलेट करके बताओ, चारों क्वांटिटीज कैलकुलेट करके बताओ। हाँ कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, अच्छा वापस ही वाला क्वेश्चन रिपीट करूँ क्या, ठीक है।
मैं आपको वैल्यूज ही दे देती हूँ, है ना, वैल्यूज ही लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो है ना, एक तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, सभी का आंसर आना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, मतलब आप लोग कम समझ रहे हो, पता नहीं कहाँ ध्यान है, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। इस ये क्वेश्चन का आंसर सब ही स्टूडेंट्स के आ जाना चाहिए। ट्राई तो करो, जो गिवन है वो तो लिखने का ट्राई करो। 28% भाई वेट, जिन्होंने नहीं लिखा था ना क्वेश्चन उनके लिए लिख रही हूँ, बाकी सब आंसर कैलकुलेट करो इसका। एक साथ बताना सारे आंसर, जिसके चारों आंसर आ जाए ना वो हैंड रेज कर देना कि मैम हमारा हो गया। ऑफ क्यूएच दो चीजें गिवन है और ये चार चीजें निकालनी है। करो कैलकुलेट, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन बना लिया तो। जो जो गिवन है ना पहले उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, चारों के आंसर निकाल के बताना। पोटेशियम का 39 होता है मॉलिक्यूलर मास। ये वहां पे नहीं पता होगा है ना, तो कुछ ये तो याद करके चले जाना। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीन मतलब इन पांच छह के तो याद करके चले ही जाना। जिसके चारों के आंसर आ जाए ना वो हैंड रेज कर देना कि हाँ हो गया, आ गया। अच्छा हाँ आ गया कृष्णा का आंसर, बाद में चेक कर लेती हूँ। हाँ थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। मोलरिटी 1.25 थोड़ी आ रही है। हाँ एग्जाम में भी मिलेगा कैलकुलेटर लॉग टेबल के साथ में, है ना, वहां बैठे बैठे कैलकुलेशन करते रहना। अच्छा मोलरिटी कितना है, मोलरिटी किसी ने कैलकुलेट किया? हाँ 6.25 आ रहा है क्या? ये डेसिमल गलत जगह लगा रहे हो क्या आप लोग, कि सही है? 0.06 आ रहा है क्या? 0.0625? तो फिर अच्छा 6.25 आ रहा है क्या? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ये डेसिमल में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? कृष्णा 0.625 बता रहे हो आप, यहाँ पे ये 1.25 है, ये दिख गया ना ये आप लोगों को जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? और ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? अच्छा नहीं वो 1.25 पहले भी वही लिखा था मैंने, ये 6.25 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, देखते कैलकुलेट करके हम खुद ही। अब कैसे स्टार्ट करना है, जिनको कुछ भी आंसर नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है ना, उनका मैं बता देती हूँ। आपको क्या दे रखा है, 28% बाई वेट ऑफ KOH, है ना, मतलब आप लोगों को क्या दे रखा है, वेट ऑफ KOH कितना है, 28 ग्राम। और आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर ml। आप वहां जाओगे ना एग्जाम में तो इस तरह से लिख के आना आंसर, ठीक है, वहां एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने वैल्यूज कहां से लेके आए हो, तो आपको ये इस तरह से आंसर लिखना अपना। उसके बाद में क्या है, हाँ अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा,
अरे यार, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? 1.25। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा रहने देते हैं, चलो अभी हम इसको, है ना। उसके बाद मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल्स कैलकुलेट करोगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना आया? 56 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1.25। ये किसमें गिवन है आपको? एमएल में। एमएल में हुई थी कैलकुलेशन, तो ये भी एमएल में होगा। इनटू क्या करोगे? 1000। अब देखो इसका आंसर देखो यार, अब कैलकुलेट करके बता दो। 6.25 आ रहा है? ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है आपको? हाँ, मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलरिटी तो भाई यही हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 56 डिवाइड बाय मोलरिटी का क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 72। 72 सबको समझ में आ गया कैसे हुआ? ग्राम में है ये, तो केजी में कन्वर्ट करके लिख लोगे। ठीक है, 6 पॉइंट, हाँ ठीक है, 4 5 जो भी है, 4 के बाद में जो भी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, चलो 5 लिख दिया। एक दो डेसिमल तक इन्होंने ज्यादा कर ली कैलकुलेशन। हाँ, उसके बाद मोल फ्रैक्शन केओएच के बता दोगे। मोल फ्रैक्शन मतलब मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय, यहाँ पे अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ केओएच कैसे कैलकुलेट किया? हाँ, 100 नहीं, 100 नहीं। हाँ, ओह सो सॉरी, 56। मोल्स कितने होंगे? देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो मतलब वाटर की बात कर रहा होगा वो, है ना। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। जिनको नहीं पता ना, उनको मैं बता देती हूँ। देखो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और आपको पता है इसको क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? 1 लीटर में 1000 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अरे 1 ग्राम पर ml है ना, 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो इसको मैं लीटर बनाऊंगी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि 1 लीटर में 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है ना। तो हम क्या क्या करते हैं? 1000 डिवाइड बाई क्या कर दो यहाँ पे? 18। क्यों? ये क्या आया? मोल्स आए। किसके आए? वाटर के। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास। ये आप लोग वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब कि 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? 1000 ग्राम प्रेजेंट होगा। 1 लीटर में 1000 ग्राम प्रेजेंट होगा। 1000 ग्राम मुझे क्या निकालना है? मोल्स। मोल्स इज इक्वल्स टू वाटर के मास। 1000 ग्राम आ गया था ना मास। मास अपॉन वाटर, वाटर का मोलर मास 18। यहां से कितना आता है? 55.55। एक सेकंड, कहा? कौन से क्वेश्चन में? अच्छा हाँ, हम एक मिनट, हाँ हमें तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको? नहीं, पर सॉल्वेंट आपके पास कहाँ है यहाँ पे? हाँ 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 हाँ, सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे? सॉल्वेंट कितना है? 100 में से आप क्या करोगे? मास को माइनस करो। कहाँ गया मास? कितना माइनस कर देंगे? 28 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 72 डिवाइड बाय 18। ठीक है, आई बात समझ? वो मैंने आइडियल केस बताया है, अगर नहीं गिवन हो तो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? और क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको? 28 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? इंटू 100। ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है,
है। ये वाला जो केस है, अगर आपको नहीं गिवन होता, अगर आपको नहीं गिवन है तब आपको ये ले लेना है, ठीक है। वाटर का ये एक आइडियल केस है जो मैंने बता दिया है। ये अगर नहीं गिवन होता है आपको, तब आपको यहाँ पे 55.55 या फिर डेंसिटी 1 ग्राम पर इन वाटर की बात करें तो फिर आपको ये है। बट यहाँ पे आपको दे रखा था, ये दे कहाँ रखा था आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, तो आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूट का दे रखा है, तो सॉल्वेंट का आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और डिवाइड बाई 18 क्यों किया, क्योंकि वाटर में अगर किसी कोई हमें गिवन नहीं है तो हम वाटर को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। ये आप साइड में ऐसे डब्बा बना के लिख लेना कि अगर कहीं भी आप लोगों को ये नहीं गिवन हो तो आप लोगों को इस तरह से लेना है। जैसे अगर 20% नहीं गिवन होता, अलग से वो दे देता आपको, तब आपको फिर वहां पे दिक्कत आती कि वहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे। ये सब कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ऐसे मेरे जैसे मत यहाँ पे ऐसे स्पेस मत क्या जाता कि यार कोई बात नहीं बाद में करेंगे, छोड़ो, इतना ही बताया था हमने तो मैम ने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इज एन आर्ट, कला है, कला है, ठीक है, बहुत साइंस। ध्यान से सुनो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम आप किसी सब्सटेंस को कितना सॉल्वेंट के अंदर क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, वो क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मैक्सिमम मतलब आपने ही पढ़ा होगा ना, एक सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं। मतलब जैसे आप ध्यान से सुनो, आप 6 बजे तक यहाँ पे आपकी क्लास लग रही कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटे और आपको फिर और आगे तक भी क्लास लगने लग गई, तो एक टाइम के बाद आपके भी कुछ समझ में नहीं आता, हाँ, ऊपर से जाने लग जाता है भाई कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो हमें एक सैचुरेशन वाली स्टेट आ जाती है भाई कि अभी जैसे फर्स्ट क्लास होती है तो फर्स्ट क्लास में तो चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ है ना। जैसे 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 टाइम निकलता जाता है, आप पढ़ते रहते हो, तो फिर आपके एक टाइम ऐसा आता है जब भाई पढ़ना, कुछ भी पढ़ोगे ना, फिर कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप सोचते हो यार चलो थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि वो सैचुरेशन वाली स्टेट हो जाती है। वैसे ही अगर आप वाटर के अंदर भी शुगर को ऐड करोगे ना, तो आप एक फिक्स अमाउंट तक ही उस शुगर को ऐड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी शुगर ऐड करोगे वो सारी की सारी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं, एक सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप डिसॉल्व करोगे तो उसके बाद वो शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक वो सैचुरेशन की स्टेट नहीं आई है तब तक हम बोलते हैं अनसैचुरेशन, है ना, अभी अनसैचुरेटेड स्टेट चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है, एक सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है। तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम किसी सब्सटेंस को आप कितना डिसॉल्व कर सकते हो किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं सब्सटेंस में या सॉल्वेंट में, ठीक है। वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी, मतलब जो आपने ऐड किया वो सॉल्यूट की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कि मैं आप उसको मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हो, पर आपको प्रेशर और टेम्परेचर को भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो फिर सॉल्युबिलिटी फिर उसी अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रेशर टेम्परेचर इनको अगर आप कांस्टेंट रखो तो कोई सब्सटेंस मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी जिसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा वो, ठीक है। वो उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाता है कि भाई ये इतने अमाउंट में इतना ही डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस की क्या है, सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? लिख लो इस सॉल्युबिलिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, नहीं तो अभी मैं आपको इसके फैक्टर्स बताऊंगी तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्युबिलिटी में लिखो, solubility of a substance, solubility of a substance is its maximum amount, is its maximum amount that can be dissolved in, that can be dissolved in specified amount of solvent, इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोला है, यूं नहीं कि सॉल्वेंट भी बढ़ाते जा रहे हो और अभी तक तो सैचुरेशन आया ही नहीं है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो,
solubility depends on temperature, pressure and nature of solute and solvent. Solubility depends on temperature, pressure and nature of solute and solvent. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो आपके यहाँ पे दो ही है क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में दो ही उसमें आपको डिस्कस करना है। क्या क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे सबसे पहले, तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे। कौन कौन सा? एक ही आपको पता है, देखो बताती हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डिसोल्यूशन बोलोगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसको क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। समझे? मतलब बताते हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में है ना, आप ऐड कर रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। अमाउंट क्या हो रही है सॉल्यूट की? इंक्रीज होती जा रही है। कहाँ पे जा रहे हो आप? सॉल्यूशन पे जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन से क्या होता जा रहा है? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराए रहे हैं, है ना, जब वो टकराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइज हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना। तो ये दो प्रोसेस है, वो क्या होती है? चलती रहती है इस तरह से। एक ऐसा टाइम आता है जब इन दोनों में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनमें इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो आपको ये दो टर्म पता होना चाहिए, क्या? एक तो डिसोल्यूशन और एक ये क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो डिसोल्यूशन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैंने क्या बताया आपको? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दो कितने तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है ना। एक तो बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आपको पता है पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या होगा कि भाई अगर कोई पोलर आपके पास में सॉल्यूट है ना, लाइक NaCl है, हाँ, तो वो किसमें सॉल्युबल होगा? पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में सॉल्युबल होगा, है ना। तो फर्स्ट जो था आपका डिपेंडेंसी कि भाई नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या लिखना है आपको? पोलर डिसॉल्व्स पोलर। फर्स्ट वाले फैक्टर का तो क्या आंसर हो जाएगा? वो नेचर वाले का कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। उसके बाद में सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी बात कर लेते हैं हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी? किसके केस में? सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हो, उसके केस की बात कर रही हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। फिर सॉल्युबिलिटी मैंने बताया तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। नेचर पे तो बता दिया कि भाई पोलर पोलर होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर होगा। उसके बाद टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार बताऊंगी, समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या हुआ? इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सॉल्यूशन बना है। सपोज इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है, डेल्टा H इस रिएक्शन का नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सो है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये कैसी है? एंडोथर्मिक, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोई प्रिंसिपल था क्या 11th क्लास में? ली चैटलियर प्रिंसिपल था कुछ? सुना सुना लग रहा है, हाँ। तो क्या क्या कहा था उन्होंने कि भाई मिनिमाइज द चेंज, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे वो जो चेंज हो उसको क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने इस केस में जहां पे वो रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा H नेगेटिव है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन। ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना था
कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे ना आप, समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करोगे, मतलब जैसे आपने क्या किया, यहाँ इक्विलिब्रियम सेट था, आपने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे ये चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमाइज आप इसी डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे रिएक्शन को, तो पहले ही एक्सोथर्मिक है, उसके बाद टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया आपने। मिनिमाइज कैसे करोगे आप टेम्परेचर का इंक्रीज, मिनिमाइज कैसे करोगे, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, समझो, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तभी तो जाके मिनिमाइज हो पाएगा ये चेंज, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो इस रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने पे तो मिनिमाइज हो पाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, बैकवर्ड में शिफ्ट होगी, और बैकवर्ड में शिफ्ट होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रहा है भाई, अलग अलग हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मानते हो ये बात, ठीक है। सिमिलरली वही, अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो उसके चेंज को अलग करने के लिए ये क्या करेगा, फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मानते हैं बात, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन का केस सेकंड, अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा ले लेती, पॉजिटिव, डेल्टा एच कैसा ले लूं, पॉजिटिव, तो उस केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले में, फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन में क्या होगा, ये एंडो, बैकवर्ड वाली में एक्सो, ठीक है। तो फॉरवर्ड, अब बताओ मुझे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो एंडोथर्मिक में जाना चाहेगा, वो टेम्परेचर चेंज, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गई ये बात, ये दोनों केसेस। आप बहुत सारे बच्चे को डाउट आ जाता है, ये ध्यान में रखना, रिएक्शन की बात कर रहा है वो डेल्टा एच पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा ये केस, ठीक है, और टेम्परेचर का किस तरह से वेरिएशन है वो भी मैंने बता दिया। क्लियर हो गई ये बात यहां तक सबको, किसी को डाउट तो नहीं है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, हाँ बताओ, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, हाँ, अगर आप सॉल्ट को ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या ज्यादा सॉल्ट ऐड हो जाएगी क्या, मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। प्रेशर का जो है ना वो सॉलिड और लिक्विड के केस में, अगर आपको सॉलिड और लिक्विड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ गैसेस के केस में प्रेशर का फर्क पड़ता है। किसके केस में, गैसेस के केस में, ठीक है। वो तो डेली वाला, डेली डे टू डे वाला एग्जाम्पल है ही सही आपके पास में, क्या एग्जाम्पल है, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, डे टू डे वाला एक एग्जांपल है, कोई बता सकता है क्या है, हाँ हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स होती हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हाई प्रेशर पे क्या की जाती है, पैक की जाती है टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी, समझ रहे हो, प्रेशर हटाते ही कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में, समझे, तो वो तो कहाँ चले गए हम, गैसेस पे अभी मत जाओ, हाँ अभी बताऊंगी गैसेस का, पर सॉलिड के केस में समझ गए ना, सॉलिड के केस में प्रेशर का कुछ खास फर्क नहीं होता, टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया और उसका इफेक्ट बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सेम यहाँ पे भी वही बात है, क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से। आप मुझे एक बात बताओ, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ली चैटलियर ने क्या बोला था, ली चैटलियर ने टेम्परेचर को लेके तो बोल दिया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जिधर एंडोथर्मिक होगा,
ध्यान रख लो जिनको नहीं याद में ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ली चैटलियर ने टेम्परेचर के लिए तो ये बात बोली थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे उस डायरेक्शन में जिधर एंडोथर्मिक होगा। ली चैटलियर भाई साहब ने प्रेशर के लिए क्या बात बोली थी, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उधर जिधर, हाँ मोल्स क्या होंगे गैस के, कम होंगे, है ना। या फिर आप बोल सकते हो वॉल्यूम से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी प्रेशर को इंक्रीज करने पे। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर की साइड शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मानते हो ये बात, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट किस पे आ रहे हैं, टेम्परेचर पे, कि भाई टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, तो किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रोसेस टुवर्ड्स एंडोथर्मिक प्रोसेस will shift towards endothermic process and hence the solubility and hence the solubility decreases, the solubility decreases। ठीक है, अब यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात आ रही है ना, और प्रेशर की बात आ रही है, तो हेनरी भाई साहब भी चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा भाई अब हम भी हमारा लॉ देंगे, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, किसी को पता है? क्या है हेनरी लॉ, कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किस, देखो ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में जो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करने वाले हैं ना, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को जैसे आपने बताया मोल फ्रैक्शन से, कि भाई कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसके, है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर, उससे भी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ ने ये कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब पार्शियल प्रेशर क्या, यहाँ पे क्यों टर्म आ गया, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन की इस लिक्विड में मैं नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी उसी के ही प्रेशर के कारण ही होगी, और किसी दूसरी गैस के प्रेशर के कारण नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करूंगी मैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ टर्म मैंने बोला, कौन सा टर्म बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इसी के ही प्रेशर की बात करेंगे,
इंडिपेंडेंट ऑफ बाकी, मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात करूंगी तो मैं हाँ, तो हेनरी लो बता रही थी मैं आप लोगों को। हेनरी लो में किसकी बात कर रहे थे हम? सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन होता है हेनरी लो, है ना। हेनरी लो के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, है ना, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर हो गई ये बात? ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, यहां तक सबको क्लियर है? तो और सॉल्युबिलिटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये बात ध्यान रख लेना, P क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और यहाँ पे X क्या है? उसी का ही, गैस का मोल फ्रैक्शन। P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। एच के एच क्या है यहाँ पर? हेनरीज कांस्टेंट। के एच की जो वैल्यू होती है, ये पूरा स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगी मैं भी, इसका स्टेटमेंट भी लिखना आप लोग। पहले इसके बारे में सारा बता देती हूँ मैं। के एच की जो वैल्यू होती है, के एच क्या है? कांस्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, है ना। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, अगर मैंने वाटर लिया है तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए के एच की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर मैंने सॉल्वेंट में वाटर की जगह कुछ और लिया है ना, तो उनमें के एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। मतलब के एच जो है वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे? कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर आपसे बोल दिया जाए कि हेनरी लॉ का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, है ना। और इसका स्लोप क्या बताएगा आपको? स्लोप क्या बताएगा? के एच। स्लोप क्या बताएगा इस ग्राफ का आपको? के एच बताएगा, ठीक है। लिख लो, इसमें स्टेटमेंट लिख लो। हेनरी लॉ हेडिंग डाल के, हेनरी लॉ हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे इट इज quantitative relation, it is quantitative relation between, it is quantitative relation between pressure and solubility, pressure and solubility of gas in a solvent, pressure of gas and pressure and solubility of gas in solvent। हमें पता है pressure मतलब partial pressure, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिखो गैस, ब्रैकेट क्लोज करो, उसके बाद लिखो इन द सॉल्यूशन, गैस लिखने के बाद इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the, is directly proportional to the partial pressure of gas, is directly proportional to the partial pressure of gas। अरे अभी जिनको हेनरी लॉ समझ में नहीं आया था, अभी तो मैंने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती
प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन से बताऊंगी इस चैप्टर में, करूंगी। मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, किसके, गैस के, ठीक है, वो होता है, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की। और यहाँ पे पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब देखो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, वही तो लिख रखा है मैंने, जो स्टेटमेंट लिखा है वही तो लिखा हुआ है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के केएच लगा दिया यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो इस पे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो केएच पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो केएच पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। अभी मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे हम, गैसेस और लिक्विड की केस में अभी पता नहीं कि टेम्परेचर इनके दूसरे वाले में चले गए आप, सॉलिड और गैस लिक्विड वाले में, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अभी हम कौन सा गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया था कि सारी की सारी रिएक्शंस जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, x क्या है, सॉल्युबिलिटी, x क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो क्या KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, KH क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो KH क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे, क्लियर हुई ये बात, ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन लिखो, चलो अब क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एकदम सही आंसर बताते हैं इस क्वेश्चन का। उनका एकदम हेनरी लॉ क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 dissolved in water, for CO2 dissolved in water is 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल at 298 Kelvin. Calculate the amount of CO2. Calculate the amount of CO2 in 1 liter of soda water, in 1 liter of soda water when packed under, sorry, so sorry, when packed under 2.5 atm, when packed under 2.5 atm CO2, ठीक है, करो कैलकुलेट, वही सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ही करो कैलकुलेट। हाँ एक रिलेशन बता देना चाहूंगी मैं यहाँ से आपको, जो प्रेशर दे रखा है वो 2.5 एटीएम में है, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल। अब कर लो, अब क्या क्या गिवन है ना वो आप निकाल के, क्या क्या फॉर्मूला में चाहिए आपको वो आपको निकालना है। और एक और इसमें बेनिफिट है आपको कि आप क्या करना, मोल फ्रैक्शन जो होगा ना उसमें Na डिवाइड बाई Na प्लस एन भी आएगा ना, यहाँ पे आप देखना कि जो जनरली एनबी होता है मोल फ्रैक्शन है ना ऑफ बी मतलब वाटर की बात करेंगे हम, वो क्या होता है काफी ज्यादा होता है एज रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाले Na को। चलो अब इतना हिंट बता दिया, अब करके बताओ, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा,
क्या लोगे वाटर का मोल फ्रैक्शन? अभी बताया था 55.55। ठीक है, करो कैलकुलेशन। बहुत ही भयंकर आंसर आएगा इसका तो। मास निकालना है आपको CO2 का, पता है ना? बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन जा रही है इसमें तो, है ना? नहीं नहीं, इतनी आएगी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में बाहर से थोड़ी लिया है मैंने। अरे कुछ ज्यादा इसमें कहाँ करना, कहाँ है, देखो देखो, अगर आप है ना इसमें ये भी ले लोगे ना, मैं बताती हूँ मैं कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे इसको। P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, दोनों ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिखने हैं। पार्शियल प्रेशर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है, मोल फ्रैक्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड को लिखना है। ये ध्यान में रख लेना, पता चले मोल फ्रैक्शन वाटर का लेके बैठ गए तो फिर काम वहीं पे खत्म। ठीक है, गैस का लिखते हैं ना, गैस का लिखना है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू KH कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 8। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन मतलब मास, मास तो हमें कैलकुलेट करना ही है इस क्वेश्चन में। मास तो आपको कैलकुलेट करना था ना। मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे आपको क्या करना है डिवाइड, वापस से अगर इस टाइप से कैलकुलेशन करोगे तो फिर तो वहां फिर बैठे बैठे आराम से करते रहना कैलकुलेशन। आ रही बात समझ में? फिर कैलकुलेशन करते रहना, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Na डिवाइड बाई NB भी लिख सकते हो, है ना? कभी अगर इस टाइप से मास में फंस जाओ ना तो डायरेक्ट आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर अगर उस टाइप अकॉर्डिंग देखेंगे 1.67 10 की पावर 8 इंटू मास डिवाइड बाई 44 डिवाइड बाई 55.55 2.5 इंटू 10 5। कैलकुलेशन कर लेना अब इसका आराम से बैठे बैठे घर पे कैलकुलेशन करना है इसका। ठीक है, आ गया क्या आंसर? कितना आ रहा है? किया होगा ना 3 पॉइंट, हाँ 3.5 के अराउंड आंसर है इसका। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर नेग्लेक्ट नहीं करते तो हम 3.5 डिवाइड बाय 44 लिखते हैं आप, कितने कम मोल्स आते हैं? 55 के रिस्पेक्ट में कोई वो वैल्यू आती है क्या? नहीं आती ना, तो नेग्लेक्ट करके लिख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हेनरी लो, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो, जल्दी से एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट सिर्फ समझा दूंगी मैं, आप लोग लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो 3 दे रखी हैं आप लोगों को, 3 4, देखो ध्यान से सुनो। फर्स्ट तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बहुत ही हाई प्रेशर पे गैसेस को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है ना, टू इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी। भाई प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हेनरी लो ये तो बोल रहा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बट वो पर्टिकुलर है ना, मतलब जैसे अगर हेनरी लो में कहीं पे PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA दिख जाए तो ये नहीं कि यार ये क्या हो गया, है ना? मतलब A अगर यहाँ पे A का लेना है तो यहीं पे भी मोल फ्रैक्शन भी A का ही कैलकुलेट करना है। दूसरा इसकी क्या एप्लीकेशन क्या है कि हाँ, जो माउंट एवरेस्ट वाले लोग बताया था ना अभी, जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो आपको पता है कि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रेशर कम, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन ब्लड भी कम। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ में लेके जाते हैं। हाँ, अंडर सी वाटर में क्या करते हैं, हाँ जैसे ही आप एकदम डीप में गए, सी में जब आप डीप में गए हो बिल्कुल, तो आपको पता है जैसे टॉप पे जाने पे प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वैसे ही सी में जब आप बिल्कुल बॉटम में जाओगे तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, ज्यादा हो जाएगी एकदम से। फिर जब आप वापस सरफेस की तरफ आओगे, जब आप वापस से बॉटम से वापस से जब सरफेस की तरफ आओगे
तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो एकदम रैपिड ऐसे इस तरह से सॉलिबिलिटी का वेरिएशन होगा ना कि जो ब्लड के अंदर किसके बबल्स बन जाएंगे, ऑक्सीजन के बबल्स। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा कि जो आपके कैपिलरी वगैरह हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आप लोगों को वहां पे भी आप लोगों को यही बात ध्यान में रखनी होती है कि इसीलिए वहां पे भी सिलेंडर्स वगैरह लेके जाते हैं जिसमें हीलियम वगैरह और ये सब रहती है ना, मिक्स रहती है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर। कल ही बताऊंगी वेपर प्रेशर तो मैं। इसमें गैसेस डिसॉल्व क्यों किया जाता है, क्या एप्लीकेशन के नोट्स एनसीईआरटी बुक में से ठीक है, बुक में से एप्लीकेशन याद होनी चाहिए, पूछ ली जाती है 1 मार्क में एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि हेनरी लो पे दे दिया ना, तो उसने तो 3 क्वेश्चन बता दिए, मैंने हेनरी लो पे 3 क्वेश्चन इस तरह से हो गई। हीलियम क्या होती है, काफी लाइट होती है। हीलियम के बलून्स देखे होंगे ना, हाँ काफी लाइट गैस होती है, तो ऑक्सीजन बॉटम में नहीं सेटल नहीं हो पाती है ना, पूरी तरह से आप ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके।